बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को कवर किया था और आज के लेक्चर के अंदर हमने एवरेज एटॉमिक मास और एम्पिरिकल फार्मूला को कवर करना है। एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स के कुछ न कुछ आइसोटोप होते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई आइसोटोप होगा और उस आइसोटोप का अपना एक एटॉमिक मास होता है और अपनी एक रिलेटिव अबेंडेंस होती है। तो उस आइसोटोप के मास और रिलेटिव अबेंडेंस को यूटिलाइज करके हम जो ओवरऑल उसका मास निकालते हैं एलिमेंट का, वो क्या कहलाता है? उसका एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। The mass of an element which is obtained from isotopic mass and relative abundance of its isotope is called average atomic mass। कि कोई भी आपके पास जो एलिमेंट होगा उसके जो आइसोटोप हैं उनके मास और उनकी रिलेटिव अबेंडेंस से आप जो मास ऑब्टेन करते हैं उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। लेट्स सी, हमारे पास ये नियान है। नियान का एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 20.18 AMU है। यहाँ ये बात बड़ी क्लियर कर लें कि नियान का जो मास 20.18 AMU है, इसके किसी एक आइसोटोप का नहीं है बल्कि इसके तमाम आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास है। और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि नियान का जो 20.18 AMU मास है ये किसी सिंगल आइसोटोप का नहीं है। आप इसे जस्टिफाई करें तो आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि जो आपके पास नियान का ये 20.18 AMU मास है ये नियान के तमाम आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास है। और एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे करना है, इसका फार्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव अबेंडेंस। कि आपके पास जो आइसोटोप होगा उसका कोई ना कोई एटॉमिक मास होगा और उसकी रिलेटिव अबेंडेंस होगी, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, अगर उसका कोई सेकेंड आइसोटोप है तो उसका मास और उसकी रिलेटिव अबेंडेंस, प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव अबेंडेंस एंड सो ऑन। जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनका एटॉमिक मास और रिलेटिव अबेंडेंस को मल्टीप्लाई करते जाना है, प्लस करते जाना है और 100 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो जो नियान का एवरेज एटॉमिक मास निकलता है वो 20.18 AMU निकलता है इस फार्मूला से। कैसे निकलता है? 20 नियान का अगर हम एक आइसोटोप की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक मास 20 होता है और उसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो 90.92% होती है, प्लस उसका जो सेकेंड आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास 21 है और उसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो 0.26% है, प्लस उसका जो थर्ड आइसोटोप्स है उसका एटॉमिक मास 22 मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव अबेंडेंस 8.82%। आपने इन तमाम का सम लेना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 20.18 AMU आएगा। और यहाँ से ये बात बड़ी क्लियर है कि ये जो आपके पास 20.18 AMU एटॉमिक मास आया है नियान का, वो किसी सिंगल आइसोटोप का नहीं है बल्कि इन तीनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शन में होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का 35.498 है, सिल्वर की बात करते हैं तो उसका 107.87 AMU है। तो ये तकरीबन जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है। इसकी क्या रीज़न है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, इसकी रीज़न जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी। रीज़न ये है कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई आइसोटोप ज़रूर होता है और वो जो आइसोटोप्स हैं उनकी अपनी एक नेचुरल अबेंडेंस होती है और मोस्टली जो नेचुरल अबेंडेंस है वो फ्रैक्शन में होती है। ओके, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर जो नेचुरल अबेंडेंस है वो यूटिलाइज हो रही है। ये जो ऊपर आपको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियान नज़र आ रहा है, ये जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें आपको रिलेटिव अबेंडेंस मोस्टली जो है वो फ्रैक्शन में नज़र आ रही है। और ये रिलेटिव अबेंडेंस जब यूटिलाइज होती है टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, सो दैट्स वाई हमारे पास जो ओवरऑल एवरेज एटॉमिक मास आता है वो भी मोस्टली फ्रैक्शन में आता है। तो क्या रीज़न है इसकी? ईच एलिमेंट हैव नंबर ऑफ आइसोटोप्स। हर एलिमेंट के कुछ ना कुछ आइसोटोप्स होते हैं और उन आइसोटोप्स की नेचुरल अबेंडेंस होती है जो कि
मोस्टली फ्रैक्शन में होती है और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से एवरेज एटॉमिक मास भी फ्रैक्शन में आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड की, कि हमारे पास जो कंपाउंड के एनालिसिस हैं वो कैसे किया जाता है। लेट्स से आपके पास कोई कंपाउंड आ गया है और आपको कहा जाता है कि आप इसका एनालिसिस करके बताएं कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसका क्या फार्मूला बनेगा, ओके, और कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। ओके, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड है, आप उसमें चेक करने की कोशिश करोगे कि कौन से एलिमेंट जो है उसके अंदर मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का क्या मतलब है, विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। लाइक दैट ये हमारे पास साल्ट एनालिसिस है। ओके, ये भी एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये भी हमारे पास एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल, यहाँ आपको एक अननोन कंपाउंड दिया गया है और अननोन कंपाउंड में आप चेक करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। लेट्स से जो अननोन कंपाउंड था उसके अंदर कार्बन था, हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी। तो इट मीन कि हमें ये पता चला कि इस कंपाउंड के अंदर तीन चीज़ें हैं, इसकी कंपोजिशन जो है वो तीन एलिमेंट पर कंसिस्ट कर रही है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है हाउ मच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, कि ये जो आपके पास कंपाउंड है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ mass ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनका मैस क्या है, दैट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लाइक दैट ये हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं। लेट्स सी, एक सपोज मैंने वैल्यू ली है कि कार्बन का जो मैस है, जो हमने अननोन कंपाउंड लेकर चल रहे हैं, उसमें जो कार्बन का मैस है वो 5.217 ग्राम था, हाइड्रोजन का 0.962 ग्राम था और ऑक्सीजन का 2.478 ग्राम था। तो ये इसका क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। हमने चेक की है क्वांटिटी के, कार्बन की क्वांटिटी क्या है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिटरमाइन करना पड़ता है कि जो एलिमेंट हैं उनकी परसेंटेज क्या है उस कंपाउंड के अंदर। कि लेट्स से अगर आपने 100 ग्राम्स जो है वो कंपाउंड लिया है तो उसके अंदर कितने ग्राम्स ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। तो इसकी क्या डेफिनेशन बन सकती है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। कि 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसके अंदर कितने ग्राम्स ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं, ये इसकी क्या कहलाएगी, परसेंटेज कहलाएगी। और याद रखें कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिटरमाइन करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। कि आपके पास जो उस एलिमेंट का मैस होगा और जो टोटल कंपाउंड का जो है वो मैस होगा, आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। ओके, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जो ये पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एग्जांपल नंबर 2 है। ये 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड जो है वो गिवन है। मैं यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यस, ये तो 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर decomposed into its element and gave 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का मैस गिवन है। 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मैस आ गया। 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का मैस आ गया। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, आपने क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड
कैलकुलेट करना है। ओके, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के लिए मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमें कंपाउंड का मास गिवन है, दैट्स अ मास ऑफ कंपाउंड। ओके, और ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हर एक एलिमेंट की हमने अलग अलग परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो कार्बन की परसेंटेज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना है, यू कैन सी 5.217, ये यहाँ पर पुट कर दें। और कंपाउंड का मास कितना है 8.657 ग्राम, ये पुट कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60.28%। इट मीन कि जो कंपाउंड था उसके अंदर कार्बन कितने परसेंट है, 60.28% है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन का मास पुट करना है जो कि 0.962 ग्राम है, और कंपाउंड का मास तो इधर भी सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 11.11% आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन 2.478 ग्राम है। ओके, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड जो कि 8.657 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आएगा 28.62%। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 थी, जिससे आप परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। आप एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ये हम पहले देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इज़ अ फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये किस चीज़ को शो करता है, सिंपलेस्ट बट होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ अ कंपाउंड, कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, ये कौन बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। लेट्स से इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो between atoms of a compound is called empirical formula। You can see ग्लूकोज का empirical formula क्या है, CH2O। इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वो 1:1 की रेशियो है। ओके, बेंजीन की बात करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 1:1 की रेशियो मौजूद है। ओके, और मीथेन की बात करते हैं तो इधर हमारे पास CH4 है। इट मीन कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 1:4 की रेशियो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो दैट्स कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, जो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ अ कंपाउंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, आई मीन टू से डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और इसकी डिटर्मिनेशन जो है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला जो आपने काम करना है एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, वो है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, आई मीन टू से परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने स्टेप लेना है वो है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम्स। ग्राम एटम्स को हम क्या कहते हैं, मोल भी कहते हैं। तो आपने एक्चुअली मोल कैलकुलेट कर लेने हैं। यू नो मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। कि आपके पास जो हर एलिमेंट की परसेंटेज आई है उसको किस पे डिवाइड कर देना है, एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट पे डिवाइड कर देना है। अभी हम इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मोल कैलकुलेट कर लेने हैं। मोल कैलकुलेट करने के बाद आपने एटॉमिक रेशियो को कैलकुलेट करना है। ओके, एटॉमिक रेशियो को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनमें से आपने ये सर्च करना है कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं, किस एलिमेंट के, किस एटम के आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आपने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स
पे डिवाइड कर देना है। ओके, बाय डिवाइडिंग द मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। और अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर एटॉमिक रेशियो आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाती है तो दैट्स गुड, अगर नहीं आती तो आपने क्या करना है, एक सूटेबल डिजिट के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे ही आप सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगी, और वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। स्टेप एक बार फिर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहला स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपने ग्राम एटम्स या जिसे हम मोल्स कहते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करने हैं, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस पर उसकी परसेंटेज को डिवाइड कर देना है। फिर एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करनी है, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने सबसे पहले ढूंढना है कि कौन से एटम कौन से एलिमेंट के स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उसको सब एलिमेंट के मोल्स के नीचे डिवाइड कर देना है, जो कि आपको एटॉमिक रेशियो देगा। और अगर एटॉमिक रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर है तो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो आपने एक सूटेबल नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ये सारे जो स्टेप्स हैं एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा कि ये स्टेप कैसे कैसे आपने लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, टेक्स्ट बुक जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 है, अस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी भी है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है आपसे कि अस्कॉर्बिक एसिड क्या चीज़ है, तो दैट्स अ विटामिन सी। कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5 ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। यहाँ आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, कार्बन की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन तो आपके पास आ गई ऑलरेडी। ओके, ये एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने का जो पहला स्टेप था उसमें ये था कि आप क्या करें, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करें। तो आपने परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड आउट कर ली, ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं या ग्राम्स एटम्स कैलकुलेट करने हैं। ग्राम्स एटम कैसे कैलकुलेट करने हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो परसेंटेज होगी आपने उसको उसके एटॉमिक मास पर डिवाइड कर देना है। ओके, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज हमें गिवन है वो है 4.58%, और उसका एटॉमिक मास होता है 1.008 ग्राम पर मोल। डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 4.54 ग्राम एटम आ जाएगा। ग्राम एटम मीन मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लें, आई मीन टू से इसके मोल्स आप कैलकुलेट कर लें। ओके, ये एक्चुअली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल्स कैलकुलेट कर लें। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो कि कितनी है हमारे पास, दैट्स 54.5 डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 16, तो आंसर कितना आएगा 3.406 ग्राम एटम्स आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आपने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने हैं, इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो कार्बन का जो आपके पास परसेंटेज है वो 40.92, और इसका एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 12। कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 3.41 ग्राम एटम आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है वो है 3.406, क्योंकि हमने अब एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करनी है। और एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, बाय डिवाइडिंग द ग्राम एटम विद 3.406, जो कि एक क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, हमने ये स्टेप के अंदर भी यही डिस्कस किया था कि एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ये हमारे पास क्या आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, इसमें से आपने चेक करना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है, उसको सब के नीचे डिवाइड कर देना है। इसके नीचे भी डिवाइड कर देना है, इधर भी डिवाइड कर देना है, इधर भी डिवाइड कर देना है। तो ये CHO ये हमारे पास इनकी रेशियो बनाई गई है। तो 3.41 थी हमारे पास कार्बन की, ओके, हाइड्रोजन की थी 4.54, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन की थी 3.406। स्मॉलेस्ट जो नंबर आया है हमारे पास वो आया है 3.406 आया। सबके नीचे हमने डिवाइड किया तो जो हमें आंसर मिला 1,
रेशो 1.33 रेशो 1। बट हमें तो चाहिए थी होल नंबर रेशो। तो होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होप सो हमें क्या मिल जाएगी, होल नंबर रेशो मिल जाएगी। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 343। आई मीन टू से कार्बन जो हैं वो 3 हैं और हाइड्रोजन 4 की रेशो है, ऑक्सीजन की 3 की रेशो है। तो C3H4O3 इसका क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड आ गया। तो यूँ जो है आप अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके, अगर आप बोर्ड पैटर्न की बात करते हैं दैट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट द एवरेज एटॉमिक मैसेज एंड एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है द एटॉमिक मैसेज मे बी इन फ्रैक्शन वाई। ऐसा क्यों है कि एटॉमिक मैसेज जो हैं वो मोस्टली किस में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, ये हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पर कि रीज़न क्या है कि मोस्टली जो है वो एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, एवरेज एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शन में क्यों होते हैं। तो उसकी रीज़न जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि ईच एलिमेंट हैव नंबर ऑफ़ आइसोटोप। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स होते हैं और ईच आइसोटोप हैव देयर ओन नेचुरल अबेंडेंस। हर आइसोटोप की क्या होती है, नेचुरल अबेंडेंस होती है और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एवरेज एटॉमिक मैस। और वो फ्रैक्शन में है तो ज़ाहिर सी बात है एवरेज एटॉमिक मैस भी आपको मोस्टली फ्रैक्शन में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपने जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंशिएट करना है। तो ये भी सिंपल है। क्वालिटेटिव चेक करते हैं किस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। क्वांटिटेटिव में हम ये चेक करते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनका मैस क्या होगा। नेक्स्ट है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, गिव 2 एग्जाम्पल। आप एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करें और उसके 2 एग्जाम्पल दें। हम डिटेल में देख चुके हैं। राइट ऑन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ये आपने बताना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं। हम डिटेल में देख चुके हैं कि कैसे हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये वाले स्टेप लिखने हैं 1 2 3 4, ये 4 स्टेप लिखेंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन मिस हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो नियान का 20.18 AMU मैस है वो किसी एक आइसोटोप का नहीं है, सिंगल आइसोटोप का नहीं है। इसकी जस्टिफिकेशन आपसे मांगी जाती है, तो जस्टिफिकेशन इसकी यही है कि दैट्स एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ नियान। कौन कौन से हैं उसके, नियान 20 है, नियान 21 है और नियान 22 है। इन तीनों आइसोटोप्स का ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मैस है। और आप ये एग्जांपल कैलकुलेट करके इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द एवरेज एटॉमिक मैस एंड एम्पिरिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी, आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।